Good morning, students. Welcome to our channel, The Boot Study. आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो इससे पहले इस बार हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें हम लोगों ने अर्ली अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था। उसमें कुछ साइंटिस्ट ने कैसे ट्राई किया क्लासिफाई करने का वो भी देखा था। सबसे पहले लेवोजियर, फिर डोवर्नियर, उसके बाद न्यूलैंड, फिर लोथर मेयर। इस तरीके से इन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन मोस्ट रिमार्केबल स्टडी जिसने किया था वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा बेटर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था, जिससे कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बहुत हद तक क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसी तरीके का है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो आइए देखते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा था, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये किस चीज पे बेस्ड था, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले इस टेबल में हमको क्या पढ़ना होगा कि मेंडलीव ने एक लॉ दिया था और उनका पूरा पीरियोडिक टेबल उसी लॉ पे बेस्ड था। उस लॉ को कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब इससे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक बेसिस बताया था, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं दिया था। इन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ दिया है और उसी लॉ के बेसिस पे इन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया है। अभी तक हम लोग जितने भी क्लासिफिकेशन देखे थे, वो चाहे न्यूलैंड का हो, चाहे डोबर्नियर का हो, या फिर लोथर मेयर का हो, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेटेड थे, एटॉमिक मास पे कंसंट्रेटेड थे और सारा काम उसी के बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसिडर किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में। तो अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होता है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़े ध्यान से देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, आई होप कि वो आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं वैलेंसी। वैसे इस चैप्टर में वैलेंसी को और भी डिटेल में पढ़ना है इसके ट्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पे इनके प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए वैलेंसी जानना पड़ता है। तो वैलेंसी बेसिक दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है, जैसे हम लोग जानते हैं नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब एक एलिमेंट का ये एक एटम इस एलिमेंट से किस तरीके से और कितने नंबर में कंबाइन होता है। तो इस चीज का हम लोग डिटर्मिनेशन वैलेंसी के हेल्प से करते हैं। वैलेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताते वक्त डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए ये याद रखिए, वैलेंसी के हेल्प से ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो अब अगर इसका वैलेंसी 1 है और इसका भी वैलेंसी 1 है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फॉर्मूला मिलेगा HCl। उसी तरीके से सपोज हमने ऑक्सीजन लिया और सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका वैलेंसी क्या है? इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 3 है। तो अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? N2O3। ये एक फॉर्मूला मिलता है। सपोज हम सोडियम का और सल्फर का, इन दोनों का ही अगर करें तो फिर से इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा? Na2S। तो हर बार क्या मालूम चल रहा है कि वैलेंसी का यूज करके हमको क्या मिल रहा है, वैलेंसी का यूज करके हमको फॉर्मूला मिल जा रहा है कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि आखिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बताते बताते मैंने वैलेंसी क्यों बताया? तो वैलेंसी इसलिए बताया क्योंकि मेंडलीव ने ना सिर्फ एटॉमिक मास यूज किया था, एटॉमिक वेट का ही नहीं यूज किया था, इसके साथ साथ उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया था। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था? ये केमिकल प्रॉपर्टीज था कि जो भी नॉन कंपाउंड्स थे उन कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, और उन कंपाउंड्स में देखा गया केमिकल प्रॉपर्टीज को किस चीज में मेजर किया गया? ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट और हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट, हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स। इन दो के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई करने का कोशिश किया, उसके प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की।
तो अब आखिर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही उन्होंने क्यों चूज किया? हाइड्राइड और ऑक्साइड को उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन तो करते ही हैं। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता ही है किसी भी रेशियो में, नोबल गैसेस को छोड़ करके। और हाइड्राइड्स भी बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का नेचर सारे एलिमेंट्स का जान जाए तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी क्या है वो आसानी से जान जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो देखा, साथ में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए सारे कंपाउंड्स जो नॉन कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी किया। अब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी करने के बाद देखो अब क्या होगा, कोई भी एलिमेंट, सपोज हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं, एक आर्बिट्री एलिमेंट आर सपोज कर रहे हैं। आर हमारा क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब आर हमारा एलिमेंट है और उन्होंने देखा कि जो भी कंपाउंड्स मिल रहा है वो किस तरीके का मिल रहा है। ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है वो कैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है R2O या फिर RO, R2O3, RO2, इस तरीके का कंपाउंड मिल रहा है। या फिर और क्या मिल रहा है, और हाइड्रोजन के केस में बात करें तो RH, RH2, RH3, RH4, इस तरीके का कंपाउंड मिल रहा था। तो आखिर अब ये इस तरीके से कंपाउंड्स हमको मिल रहा है इस फॉर्मूले के साथ, इससे हमको क्या मालूम चलता है, इससे हमको ये जो R है उसका वैलेंसी मालूम चलता है। अभी आपको बताया था कि वैलेंसी के हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वैलेंसी के हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। अब मेरे पास फॉर्मूला मालूम है और ऑक्सीजन का वैलेंसी, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। ये हमको पहले से मालूम है। अब हमको ऑक्सीजन का वैलेंसी मालूम है और टोटल फॉर्मूला मालूम है, तो इसका वैलेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सपोज इसका 2 है, इसका x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था R2OX। अब R2OX को R2O से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हमको मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इट मीन्स ये जो कंपाउंड्स है, ये जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है, इसमें R का वैलेंस से क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली इसमें उसी तरीके से फाइंड करेंगे तो ये फिर से 2 और ये x, अब फिर से कंपाउंड क्या मिलेगा, R2OX। x क्या होना चाहिए, x फिर से हमारा अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 2। क्यों 2, क्योंकि देखो जब 2 होता है तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको अगर R2O2 लिखा रहे, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके RO लिखते हैं, तो यही RO तो यहाँ दिया है ना। तो इसी तरीके से हम जितने भी कंपाउंड्स हैं यहाँ पे भी हमको R का वैलेंसी नहीं नोन था, फिर से यही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या ले लोगे, इसको लोगे 2 और इसको लोगे x, और फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई से आना चाहिए। तो R2OX, सॉरी हाँ सही है, R2OX अगर है मेरे पास और x का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिख रहा है 3, यानी कि इस वाले कंपाउंड्स का वैलेंसी सारा का सारा 3। सिमिलरली इसका जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4, है कि नहीं। यहाँ पे अब फिर से अब RH, क्यों RH से इसको वेरीफाई कर लो, H का वैलेंसी 1, इसका x, तो ये क्या होना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RHX और x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से x लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू चेक करोगे क्योंकि ये फिर से 1 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद RHX, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, यहाँ x इज इक्वल टू 3 और यहाँ x इज इक्वल टू 4। तो अब देखो सिमिलैरिटी मिल रहा है, मतलब कि जिस कंपाउंड का वैलेंसी 1 है वो ऑक्साइड कौन सा फॉर्म करेगा, R2O, और वो हाइड्राइड कौन सा फॉर्म करेगा, RH। क्लियर है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के उसका पीरियोडिक टेबल में ऊपर में R2O, RH, इन सभी तरीके से हाइड्राइड और ऑक्साइड लिखा रहता है। इस चीज को समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल आपके बुक में होगा वो कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीट, आपको समझाने के व्यू से यहाँ पे कुछ हद तक
मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे अभी जो बताया था R2O और RH मींस ऑक्साइड और हाइड्राइड, इस फॉर्म में ऊपर में हमेशा लिखा रहता है। ये आपका क्या बताता है कि इस वाले ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा। इस वाले ग्रुप के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसका वैलेंसी 1 है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसका वैलेंसी 2 है, और जिसका वैलेंसी सेम होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। इट मींस इस पूरे ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। लेकिन फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे ए और बी दो डिवीजन किए हुए हैं। तो अब जब वैलेंसी चेक करते हैं तो इन सभी का वैलेंसी ए और बी कंबाइंडली वन ग्रुप के अंदर जो है वो 1 आता है। लेकिन फिर भी इन सभी के बारे में आप जानते हैं कि ये सभी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो Li Na K Rb Cs ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे नॉन रिएक्टिव या फिर कॉइनेज मेटल्स हैं। तो वैलेंसी सेम है लेकिन फिर भी दोनों के रिएक्टिविटी में खासा अंतर है। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप डिवाइड कर दिया था ए बी, और ऐसा आप सभी ग्रुप के अंदर भी देखेंगे। अगर सेकंड ग्रुप के अंदर में देखेंगे तो फिर से ये सभी रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं और ये सभी नॉन रिएक्टिव या फिर कम रिएक्टिव मेटल के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एक चीज और गौर करने वाली बात होगी कि ये सारे ए वाले जितने ग्रुप हैं उन सभी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, और ये सभी जो बी में प्रेजेंट है उन सभी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सब चीज मॉडर्न पीटी में ज्यादा क्लियर होगा। इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूरे टेबल को उन्होंने ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, ये मैंने पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ किया होगा। तो जो वर्टिकल लाइंस है उसी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम लोग, ये जो वर्टिकल लाइंस है इस तरीके से इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इसको पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड कहेंगे और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहेंगे। तो इस ग्रुप में भी सब ग्रुप किया जाता है ए और बी। ए के अंदर में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और बी के अंदर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ये डिवीजन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी किया गया था, हैविंग द सेम वैलेंसी। और यही डिवीजन आपको आगे कंटिन्यू, बीच में मैंने यहाँ पे सिक्स्थ ग्रुप नहीं लिखा है, स्पेस कम था, लेकिन सेवेंथ ग्रुप फिर से आप देखोगे नॉन मेटल के केस में भी। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो कॉलम है आप लोग जानते हो इसको हेलोजन फैमिली कहते हैं, और ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है। लेकिन इसी के साथ वैलेंसी सेम होने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मेटल्स मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा अजीब कॉन्फ़िगरेशन था उनका, क्लासिफाई करने का तरीका था, लेकिन सिंस वैलेंसी सेम मिला, फॉर्मूला का ओरिएंटेशन सेम मिल रहा था, क्योंकि R2O7 जो लिखा है, अब यहाँ पे जब ये कंपेयर करोगे तो आपको ये मिल जाता है इस फॉर्म में Cl2O7, Br2O7, Mn2O7, ये इस तरीके से मिलता है। इसीलिए इसको सेम कॉलम में लिखा है, क्योंकि उस वक्त बहुत कम ही 63 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे और उनको ही इनको क्लासिफाई करना था पूरे टेबल में, तो उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया। आई होप ये ए बी और ऑक्साइड हाइड्राइड के बेसिस में कैसे एक्सप्लेन किया और किस तरीके से टेबल में पुट किया आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। क्या है वो, कि वो बेस्ड था एटॉमिक वेट पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे पूरे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। सेकंड, टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस टाइम में। थर्ड, इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल कॉलम्स दैट इज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज पीरियड्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया था। उसके बाद हर एक ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप ए और बी में क्लासिफाई किया था। ए के अंदर में ज्यादा रिएक्टिव पार्ट आता है और बी के अंदर में कम रिएक्टिव पार्ट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। और ग्रुप 8 जो मैंने वहां ड्रॉ नहीं किया था, उस ग्रुप को अगर आप देखिएगा तो उसके अंदर में 3 रोज आपको मिलेंगे, मींस एक ही ग्रुप है उसमें आयरन कोबाल्ट निकल एक साथ लिखा मिलेगा। तो टोटल 3 रोज, और 3 रोज के अंदर में 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये और अलग है ग्रुप 8। बाकी में तो ए और बी 2 डिवीजन है, लेकिन 8 के अंदर में देखा जाए तो 3 डिवीजन है। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज, वो तो बताया ही वैलेंसी के अकॉर्डिंग।
और ये जो पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया गया था ये पहला सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था। ये तो इसके मेरिट्स में भी आता है कि दिस वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो ये एक ओवरव्यू था कंप्लीट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने जो बनाया था वो कैसा था। मींस अभी तक में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे उन सभी में सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट किसका था, तो मेंडलीव का था, इसलिए इसको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आइए इसके बाद देखते हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है वो क्या है, इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। अब मेरिट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक था। मींस पीरियड्स ग्रुप्स इस तरीके से अरेंज थे और एक साथ सारे सेम प्रॉपर्टीज वाले सेम ग्रुप के अंदर थे, तो बहुत ही इजी था स्टडी के लिए, सिस्टमेटिक था, इजीली इजी फॉर स्टडी। ये पहला मेरिट होता है। दूसरा, इन्होंने एक और बड़ी अचीवमेंट की थी कि प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन मतलब जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं उनको भी इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया था। मीन्स ये बाद में डिस्कवर होंगे और जब डिस्कवर होंगे तो ये कौन सा प्लेस ऑक्युपाई करेंगे ये भी वो बता करके गए थे। जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि बोरोन पहले से देखिए ये नीचे जो है ये पहले से डिस्कवर्ड है, ये क्या है, डिस्कवर्ड है, और ये नॉट डिस्कवर्ड है। ऊपर वाले जो है वो डिस्कवर्ड नहीं है, नीचे वाले जो है वो डिस्कवर्ड है। बोरोन, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है Al, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये सब डिस्कवर है। तो अब इसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला इसी ग्रुप में आएगा, ये उन्होंने बता दिया था। जैसे उन्होंने कहा था कि बोरोन के आसपास कौन सा एलिमेंट आने वाला है, उस वक्त नाम तो मालूम था नहीं, तो उन्होंने इस एलिमेंट का नाम दे दिया था एकाबोरोन, और वो बाद में जाकर के क्या बन गया, स्कैंडियम। सिमिलरली उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम जैसा जिसका नाम दिया एकाम एल्यूमिनियम, बाद में वही क्या बना, आगे जाके उसी प्लेस को ऑक्युपाई किया गैलियम ने। सिमिलरली एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका मैंगनीज टेक्नीशियम। तो इस तरीके से आगे कौन से एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो कौन सा पोजीशन लेंगे वो भी वो प्रेडिक्ट कर गए थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके बाद करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एटॉमिक वेट्स ऐसे थे एलिमेंट्स थे कि वो जस्टिफाइड नहीं थे। क्यों जस्टिफाइड नहीं थे, क्योंकि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में उन्होंने उसको अरेंज किया तो वो कुछ ऐसा प्लेस ऑक्युपाई कर रहे थे जो कि उसके खुद के प्रॉपर्टीज के एलिमेंट से ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। मींस अब बोरोन जो है, ये बोरोन आप देख रहे हैं, ये जिस ग्रुप में आ रहा था अपने मास के अकॉर्डिंग उन सब बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से इसका प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था, तो इनको डाउट हो गया। डाउट हुआ तो उस वक्त एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो था वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। और इनिशियली बोरोन का लिया क्या गया था, इक्विवेलेंट वेट लिया गया था 4.5 और वैलेंसी ट्राई वैलेंट लिया गया था 3। इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट 13.5 आ रहा था। लेकिन इस 13.5 के लिए क्या हुआ, इस 13.5 का कोई प्लेस नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने फर्दर स्टडी किया और इसको करेक्ट किया कि इक्विवेलेंट वेट तो सही है लेकिन बोरोन बाई वैलेंट नहीं ट्राई वैलेंट होता है, सॉरी ट्राई वैलेंट नहीं बाई वैलेंट होता है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एटॉमिक वेट 9 आया, और 9 के अकॉर्डिंग जब उन्होंने उसको प्लेस किया, उस प्लेस पे जब किया तो बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से बोरोन के प्रॉपर्टीज मैच करने लगे। तो इस तरीके से वैलेंसी को करेक्ट करके एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट किया था, वैलेंसी को करेक्ट करके उन्होंने एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। और ये तो बोरोन को मैंने एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से यूरेनियम, बेरिलियम, गोल्ड और प्लैटिनम, इन सभी को भी उन्होंने करेक्ट किया था। सिमिलरली लास्ट क्या है, लास्ट है कि नोबल गैसेस तो डिस्कवर हुए नहीं थे, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो भी उसने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसका वैलेंसी अलग था तो वो एक अलग ग्रुप बना करके ही अपना एडजस्ट हो गया। इस तरीके से ये भी जो बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर होने के बाद भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए एडजस्ट हो गए, ये भी इसके मेरिट्स में आता है। तो ये 4 मेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछ देता है। तो इस तरीके से ये मेरिट्स हो गए। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहला डीमेरिट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन ये मेंडलीव के टाइम में भी डीमेरिट था और ये अभी तक मॉडर्न पीरियड टाइम में भी
डिमेरिट्स में आता है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। इसको हम ग्रुप 1 में भी डाल सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन को डालेंगे सोडियम लिथियम वाले ग्रुप में, या फिर हाइड्रोजन को डालेंगे क्लोरीन फ्लोरीन वाले ग्रुप में। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों में ही एडजस्ट कर जाता है, दोनों में ही जस्टिफाइड है, जबकि एक एलिमेंट का पोजीशन एक जगह ही होना चाहिए। तो ये क्या है, एक डिमेरिट में आता है। सेकंड हमारा क्या पॉइंट है? सेकंड है हमारा पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप के बारे में आप जानते होंगे, आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट, है कि नहीं? सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक वेट होता है। तो अब जब डिफरेंट एटॉमिक वेट है तो डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए, लेकिन आइसोटोप्स को सेम पोजीशन दिया गया था। तो ये भी हमारा क्या आ जाता है? ये भी हमारा आ जाता है डीमेरिट्स के अंदर, क्योंकि मास अलग है तो पोजीशन अलग होना चाहिए आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन सेम पोजीशन आप दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब इन्होंने कहा था कि इनका बेसिस क्या है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इन्होंने इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, क्योंकि ऐसा फॉलो करने पर केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस नहीं आ रहा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस करने के लिए इन्होंने रीशफलिंग कर दिया था कहीं पे, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। अब कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में, जबकि मास आप देख सकते हैं कि निकल का ही कम है। यहाँ पे भी आर्गन और पोटेशियम दोनों में कंपेयर करेंगे, पोटेशियम बाद में आता है लेकिन पोटेशियम का मास कम है। तो ऐसे प्लेसेस पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड को फॉलो नहीं किया गया है जो लॉ इन्होंने दिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का। नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन। पहला तो सिमिलर को सेपरेट कर देना और डिसिमिलर को ग्रुप कर देना, जैसे कि Cu और Hg, ये दोनों क्या है? ये दोनों का केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी दोनों को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है। साथ ही Cu कॉपर गोल्ड और सिल्वर इन सभी को सेम में रखा है, जबकि थोड़े स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि नहीं? तो अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेपरेशन को अलग मींस सिमिलर वाले को अलग कर दिया है और अलग अलग वाले को सेम ग्रुप में डाल दिया है। फिर ऐसा हमने ए और बी में सब ग्रुप को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन फिर भी सेम ग्रुप में क्यों रखा है इसका बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सेम ग्रुप में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है कि दोनों का वैलेंसी सेम है। उसको छोड़ करके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट थे सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के, लेकिन फिर भी दोनों को एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना करके रखा, ये भी जस्टिफाइड नहीं हो रहा था। और लास्टली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इन्होंने दोनों को ही सेकंड ग्रुप में तो रखा, लेकिन ये क्लियर किया ही नहीं कि वो 2A में आएगा या 2B में आएगा, जबकि मॉडर्न पीटी में ये बिल्कुल ही क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या आते हैं? इसके डीमेरिट्स में आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसका किस तरीके से टेबल क्रिएट किया गया, नेचर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे। मैंने जितना कुछ बुक्स में दिया है और जो कुछ भी पढ़ने लायक है वो सारा कुछ कवर कर लिया है इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय।